नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चौहानों की उत्पत्ति तथा चौहानों के मूल स्थान के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चौहानों के जो इतिहास में जो राजा रहे हैं तथा चौहानों का इतिहास जहाँ से शुरू होता है उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं चौहानों के राजाओं के बारे में तथा चौहानों का इतिहास जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम पढ़ते हैं। जो चौहानों का इतिहास शुरू होता है वह होता है अजयराज से। किससे? अजयराज से। अजयराज, फिर इनका पुत्र अर्णोजी या इन्हें अनाराज भी कहते हैं, फिर विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, फिर है पृथ्वीराज तृतीय, चौहानों के जो मुख्य राजा है जहां से प्रश्न पुटअप ज्यादा होते हैं, जहां से लगभग वहीं से होते हैं, ये चार राजा है, अजयराज, अर्णोजी, विग्रहराज तथा पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन इनसे पहले भी 2-3 राजा आते हैं, तो पहले उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, फिर मैं इनको एक एक राजाओं को लूंगा तथा उनके बारे में एकदम डीप से डीप हम वर्णन करेंगे तथा एकदम डीप से डीप हम जानेंगे। जो पहला राजा है वह है वासुदेव। चौहानों का जो पहला राजा है वह है वासुदेव। वासुदेव चौहान कौन है? वासुदेव चौहान। इन्होंने सांबर में, वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 ईस्वी में, कब? सांबर में चौहान, वासुदेव चौहान ने सांबर में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। किसने की? वासुदेव चौहान ने। कब की? 551 ईस्वी में। कहाँ की? सांबर में। क्या कहा मैंने? वासुदेव चौहान ने या वासुदेव ने सांबर में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इस कारण वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक या चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने जो सांबर झील है, जो कहां पर आई हुई है? जयपुर में, जो खारे पानी की झील है, उनका निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया। किसके थ्रू? बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माता माना जाता है। कौन माना जाता है? वासुदेव चौहान। पूछ ले कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता किसे माना गया है, तो वासुदेव चौहान को बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता माना गया है। ठीक है, और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। कहाँ की? सांबर में। इस कारण इन्हें चौहानों का संस्थापक, चौहानों का आदि पुरुष तथा चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं। जो सेकेंड राजा आता है वह है चंद्रराज। चंद्रराज चौहान, यह गुवक द्वितीय का पुत्र था। गुवक द्वितीय के पुत्र थे। किनके? गुवक द्वितीय का पुत्र था। इसने तो दिल्ली के तोमर शासक को हराया था। दिल्ली के तोमर शासक को इसने हराया था। चंद्रराज ने दिल्ली के तोमर शासक को हराया था तथा इनकी पत्नी थी, क्या नाम था? आत्मप्रभा। आत्मप्रभा, जिन्हें रुद्राणी भी कहते थे। क्या कहते थे? रुद्राणी। यह योगिक क्रिया में निपुण थी। यह शिवजी के मंदिर में पुष्कर में रोज 1000 दीपक जलाती थी। कितने? 1000 दीपक। अगर पूछ ले कि 1000 दीपक रुद्राणी किन की पत्नी थी, तो वह चंद्रराज की पत्नी थी। तो 1000 दीपक जलाने वाली पुष्कर में कौन सी महिला थी या कौन रानी थी? तो आत्मप्रभा थी, जिन्हें रुद्राणी भी कहते थे। यह पुष्कर में शिवजी के मंदिर में 1000 दीपक जलाती थी। कितने? 1000। ठीक। जो थर्ड राजा आता है इनका, जो तीसरे नंबर पर राजा आता है, उनका नाम है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस इसलिए इनके बारे में यही है कि इन्होंने 700 चालुक्यों की हत्या करवाई थी।
700 चालुक्यों की हत्या करवाई थी जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। क्या? पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों की हत्या करवाई थी जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ठीक है, ये तो हो गए। ये अगर मेन ये है, आपको ये याद रखना है संस्थापक के बारे में, ये पूछने वाले मतलब ज़्यादा चांस है इसी प्रश्न का कि वासुदेव चौहान को, या ऐसे प्रश्न आ जाए कि चौहानों का संस्थापक किसे कहते हैं, या चौहानों का मूल पुरुष कौन किसे कहा जाता है, या चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो वासुदेव चौहान को आप याद रखना। चौहानों का जो संस्थापक कहलाता है वह है वासुदेव चौहान। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अजय राज के बारे में। ठीक, ये पढ़ लिया वासुदेव के बारे में, चंद्रराज जी के बारे में तथा पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा अजय राज के बारे में। अजय राज, इनका जो शासनकाल शुरू होता है वह होता है 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। कहाँ से कहाँ तक? 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। ठीक, इनका समय चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। साम्राज्य विस्तार का समय, विस्तार का समय अगर पूछ ले कि चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय किस शासक के समय का माना जाता है, तो यह अजय राज के समय का माना जाता है। चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय अजय राज का समय कहलाता है, या अजय राज का समय माना जाता है। ठीक है, इन्होंने मालवा के नरवर्मन को हराया था। किसको हराया था? मालवा के नरवर्मन को हराया था। ठीक है, यह शैव धर्म को मानते थे, यह शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, मैंने आपको शुरू में आपको क्या बताया था कि चौहान जो थे चौहानों की जो राजधानी थी अहि छत्रपुर थी, तथा चौहान प्रारंभ में सांबर में रहते थे। ठीक है, तो अब अजय राज ने क्या किया, जब ये राजगद्दी पर बैठे 1113 ईस्वी में, तो इन्होंने सांबर छोड़कर यह आए अजमेर। कहाँ आए? अजमेर। इन्होंने सांबर को छोड़ दिया तथा अपनी नई राजधानी बनाने की सोची तथा नई जगह शिफ्ट होने का सोचा, तो यह अजमेर में आए तथा अजमेर में इन्होंने दुर्ग बनाया। अजमेर में इन्होंने दुर्ग बनाया। अब दुर्ग बनाने की कुछ विशेषता होती है, कुछ पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए दुर्ग बनाना पड़ता है। तो जैसे कि अजमेर में तो बनाना था इनको, तो अजमेर में कैसे कहाँ जगह बनाया जाता है, जैसे कि अजमेर जब बनाते हैं हम कि कोई भी दुर्ग, तो दुर्ग जितनी ऊंचाई पर होगा उतना अच्छा होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऊंचाई पर पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, दुर्ग दूर से दिखना नहीं चाहिए, तथा चारों तरफ पहाड़ियों से अगर घिरा हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है। जमीन पर दुर्ग कभी नहीं बनाते हैं। इस कारण इन्होंने जो अजमेर में जो एक पहाड़ी है जिसका नाम है गठ बिटली, इस कारण इन्होंने जमीन पर न बनाते हुए गठ बिटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया। इन्होंने अजमेर में गठ बिटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया जो अजय मेरू दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे अजय मेरू दुर्ग कहा, तथा अजमेर बसाया, तथा इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी किसे बनाई? अजमेर को। क्या कहा मैंने? जब अजय राज सांबर से अजमेर में शिफ्ट हुए तो इन्होंने सर्वप्रथम गठ बिटली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनाया तथा अजमेर को बसाया तथा अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। और ये सब कब कार्यक्रम हुआ, जब ये कब बनाया अजय मेरू दुर्ग, तो ये 1113 ईस्वी में जब इनका शुरू होता है शासनकाल, तभी इन्होंने ये अजय मेरू दुर्ग बनाया था। लेकिन अजय मेरू दुर्ग के अलग अलग नाम हैं, जैसे इसे अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। ठीक है, तारागढ़ हो गया, राजस्थान का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग।
तथा इसे राजपूतानों की कुंजी, राजपूतानों की कुंजी तथा नाका भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? अजयमेरु दुर्ग बनाया। अजयमेरु दुर्ग के अलग अलग नाम हैं, जैसे तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, और राजपूतानों की कुंजी या राजपूतानों का नाका भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? ये अलग अलग नाम है, इनके सब अलग अलग व्यवस्था के कारण पड़े हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये अगर राजस्थान मानो आप, ये है अजमेर, ठीक है, मतलब बीचों बीच है, लगभग बीचों बीच तो नागौर है, लेकिन मानते हैं, इसको ही मानते हैं, ठीक है। ये है एकदम बीच में। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये तो बीच में आएगा। ये तो एक तरीके से नाका हो गया, इस कारण इसे नाका भी कहते हैं। और ये इसके चारों तरफ दुर्ग है, जैसे यहाँ पर भरतपुर दुर्ग है, यहाँ पर भटनेर दुर्ग है, यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग है, तथा यहाँ पर मेवाड़ दुर्ग है। तो ये चारों तरफ इसके दुर्ग है। अगर किसी को हासिल करना है, अगर पूरा राजस्थान किसी को जीतना है, तो ये केंद्र में अगर ये अपना शासन कर लेता है, तो धीरे धीरे सब जगह फैल जाएगा ये। इस कारण इसे राजस्थान का कुंजी भी कहते हैं। मतलब अगर ये कुंजी अपने हाथ लगी तो बाकी तो तालों की कुंजी अपन निकाल ही लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में। फिर है इसे स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, क्योंकि देखो अभी यहाँ का राजा है, यहाँ पर इसको आक्रमण करना है, तो पहले इसको टकराना होगा, इसको हराएगा, फिर आगे जाएगा। यहाँ का राजा है, यहाँ जाना है, तो इसको हराएगा फिर। इस कारण इसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण दुर्ग ने झेले हैं। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो अजयमेरु दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, ठीक। फिर राजस्थान का जिब्राल्टर, ये बातें बताऊंगा। पहले है तारागढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई, उनके नाम पर अजयमेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा, ठीक है। क्यों पड़ा, हम मेवाड़ राजवंश में पढ़ेंगे। तथा राजस्थान का जिब्राल्टर। अब जिब्राल्टर किसे कहते हैं, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। यह है यूरोप, ये अफ्रीका, ये यूरोप तथा ये अफ्रीका, इनके बीच में जो जल संधि है, इनके यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य जो जल संधि है वो जिब्राल्टर कहलाती है, जिब्राल्टर जल संधि। और सर्वप्रथम जो राजस्थान का जिब्राल्टर, मतलब जो ये जिब्राल्टर से अजमेर दुर्ग की जिब्राल्टर से जिसने तुलना की थी वह था बिशप हेबर। सर्वप्रथम अजयमेरु दुर्ग की इस जिब्राल्टर से जिसने तुलना की थी वह था बिशप हेबर। तथा किस प्रकार की, मैं आपको बता देता हूं। जो ये यूरोप के लोग हैं, ये आपको पता है 10 साल कम से कम एडवांस है अपन से, और ये तो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो आप ये भी मान सकते हो जो उत्तरी राजस्थान है वह दक्षिण राजस्थान से थोड़ा एडवांस है। और अगर आप ये ना मानो और अगर अन्य तुलना चाहिए तो आप ये भी देख सकते हो, यहाँ के लोगों को अगर यहाँ जाना है या यहाँ के लोगों को यहाँ जाना है तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीच में यहाँ कमाई भी ज़्यादा होती है। अगर ये चाहेगा तो इधर के व्यक्ति को इधर भेज सकता है तथा इधर के व्यक्ति को इधर भेज सकता है। तो मैंने राजस्थान के यही बोला है, यहाँ भी यही हाल था अजमेर दुर्ग का, कि यहाँ के लोगों को अगर यहाँ जाना है तो पहले इनसे समझौता करना पड़ेगा या इनसे टकराना पड़ेगा तथा इनसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर जाएंगे। तो इन कारण बिशप हेबर ने सर्वप्रथम राजस्थान की जिब्राल्टर से तुलना की थी, ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग मैंने बता दिया, राजस्थान का जिब्राल्टर अजयमेरु दुर्ग को कहा जाता है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी अजयमेरु दुर्ग है, तथा राजपूतानों की कुंजी तथा नाका भी अजयमेरु दुर्ग को कहा जाता है। ये तो हो गए अजयमेरु दुर्ग के अलग अलग नाम। अगर अजमेर के नाम जानने हैं तो अजमेर को भारत का मक्का भी कहते हैं, तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं, अजमेर को अगर अजमेर के अलग अलग नाम है तो अंडों की टोकरी भी कहते हैं, अंडों की टोकरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, तथा सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला भी अजमेर को कहते हैं। पूछ ले कि सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला किसे कहा जाता है या कौन सा जिला है, तो अजमेर जिला है, ठीक है। तो ये तो हो गई। तथा अजयराज के समय श्वेतांबर तथा दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ हुई थी।
शास्त्रार्थ हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं अजयराज ने की थी। पूछ ले कि श्वेतांबर तथा दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ कब हुई, तो अजयराज के समय हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता अजयराज स्वयं ने की थी। ठीक है। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम मिलता है सोमलवती। सोमलवती, इनकी पत्नी का नाम था सोमलवती। इन्होंने अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से अजयमेरु दुर्ग में चांदी के सिक्के छलवाए थे। चांदी के सिक्के छलवाए थे। अजयमेरु दुर्ग में चांदी के सिक्के छलवाए थे। यह चौहानों का प्रथम शासक था। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अजयराज चौहानों का प्रथम शासक था जिसने अपनी पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के छलवाए। क्या कहा मैंने? अजयराज चौहानों का प्रथम शासक था जिसने अपनी पत्नी सोमलवती या अपनी पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के छलवाए। ठीक है, यह प्रथम शासक था तथा इस जो सिक्के थे इसके पीछे माता लक्ष्मी की मूर्ति थी। ठीक है, इन सिक्कों के पीछे माता लक्ष्मी की मूर्ति थी। ठीक है, और यह पहला राजा था। कौन सा? पहला राजा चांदी के सिक्के छलवाए, जिसने चांदी के सिक्के छलवाए। ठीक है, और इन्होंने जो पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश का दान किया था। किसका? स्वर्ण कलश। इन्होंने, अजयराज जी ने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश का दान किया था तथा इन्होंने अपनी राजगद्दी को 1130 ईस्वी में ही छोड़ दिया था। 1130 ईस्वी में अपने पुत्र अर्णोजी या अनाराज को सौंप कर स्वयं पुष्कर चले गए थे। इनका कहना था, और कई इतिहासकारों का मानना है कि ये भक्ति में ज़्यादा, मतलब भक्ति ज़्यादा करते थे, तो इन्होंने अपनी राजगद्दी 3 साल पहले ही अपने पुत्र को दे दी थी। अजयराज के पुत्र था अर्णोजी या अनाराज, जिनको सौंप कर स्वयं पुष्कर चले गए कि अब तो मैं भक्ति करूँगा। ठीक है, यह कहकर चले गए थे। और यह अजयराज की पूरी जो हिस्ट्री है यह है। लगभग मैंने अजयराज जी की सारी हिस्ट्री बता दी है। अब हम पढ़ेंगे अर्णोराज या अनाजी। क्या पढ़ेंगे हम? अर्णोराज या